मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी काफ़ी बुरी रही है। मैं गरीब परिवार में पला बड़ा और मेरे पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पिता हमेशा शराब में डूबे हुए रहते, इसीलिए वो घर में किसी का ख्याल नहीं रख पाते। ना तो वो माँ का ख्याल रखते, ना मेरा ख्याल रखते और ना ही मेरे छोटे भाई का। लेकिन मुझे पढ़ने का शौक़ था और मेरे भाई को पढ़ने का ज़रा भी शौक़ नहीं था। वो बहुत ज़्यादा शरारतें किया करता था। वो मुझसे 4 साल छोटा था। एक बार मैंने ये सोचा था, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, काम करना चाहिए, घर की हालत अच्छी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने भाई को पढ़ा पाऊँगा। लेकिन एक दिन जब वो अपने मैथ्स के टीचर को मुक्का मार के आया था, तभी मैं समझ गया था इसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो मैं पढ़ लूँ, मैं बड़ा होकर कुछ बन जाऊँगा, हमारे घर की हालत सुधर जाएगी। अगर इसके लिए पढ़ाई छोड़ दी ना मैंने, ये तो गुंडा बनेगा और मेरी हालत भी पतली होगी। इसीलिए मैं पढ़ाई छोड़ नहीं पाया और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीज़न था। फिर भी स्कूल से आने के बाद छोटा मोटा काम करना ये मेरी आदत हो गई थी। कुछ लोगों की किस्मत ही खराब होती है, अब क्या करें। मैं भी कुछ ऐसा ही था। मेरा भाई जिसे पढ़ने का शौक़ नहीं था, फिर भी वो ठीक ठाक नंबर ले आता था। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं 90% से ज़्यादा लेकर आता था। फिर मुझे काम करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा थक जाता था और मेरी किस्मत हमेशा ख़राब ही रहती थी। मेरे काम बनते नहीं थे, मेरे भाई के काम बनने लगते थे। मैं अब कॉलेज में पहुंच चुका था और मेरा भाई 11वीं में पढ़ रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि कॉलेज की पढ़ाई अब मुश्किल होने वाली है। कॉलेज में मेरे पास पहनने के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे। मेरे जितने भी दोस्त थे नए नए कपड़े पहन कर आते। कॉलेज में सबसे अच्छा दिखना हर किसी का शौक़ हुआ करता था। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हुआ करते थे। मैं अपने भाई के कपड़े भी नहीं पहन सकता था। वो भी अब छोटा मोटा काम करने लगा था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उसे एक बात की समझ आ गई थी, बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे खुशी हुई, आखिरकार उसे ये बात समझ में तो आई। नंबर फिर भी उसके 40% से ज़्यादा नहीं आया करते थे। वो बस बड़ी मुश्किल से पास होता, लेकिन मेहनत करके घर में पैसे लेकर आता। कुछ पैसे माँ को देता, मैं भी घर जाता, माँ को पैसे देता। इस तरह घर की माली हालत ठीक होने लगी थी। वो अलग बात थी, मेरे पिता माँ से कुछ पैसे छीन लिया करते और शराब पीने के लिए निकल पड़ते। फिर भी पहले से हालत अच्छी थी। अब जिस कॉलेज में पढ़ रहा था वहाँ हर कोई अपनी जैसे किस्मत चमकाने के लिए आया हुआ था। पढ़ने के बाद हर कोई बात करता, वो ये बनेंगे, वो बनेंगे, यहाँ नौकरी करेंगे, वहाँ नौकरी करेंगे। और मैं अपने कपड़ों को देखकर कहता कि कहीं मेरी इंटरव्यू भी आ गई तो मुझे मांग कर किसी से कपड़े पहनने होंगे और इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाना होगा। चाहे हालत मेरी जैसी भी थी, था तो मैं लड़का ही ना। वहाँ कॉलेज में पढ़ने वाली कई लड़कियाँ मुझे बहुत खूबसूरत लगा करती थी, लेकिन हिम्मत तक न थी उनसे बात करने की। हमेशा मैं एक अलग ही अकड़ में रहता। ये जैसे खुद को बचाने के लिए था। कहीं किसी लड़की के पास जाकर मुस्कुराकर मैंने बात कर दी और वो बेइज्जत करने के लिए ये कह दे कि तुम्हारे जैसे लड़के के साथ मैं तो बात करना भी पसंद नहीं करूँगी। इस बात से बचने के लिए हमेशा मैं लड़कियों से दूर रहता। लेकिन मुझे कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद थी। धीरे धीरे उनके बॉयफ्रेंड बनते गए। मेरा दिल टूटता जा रहा था। समय समय पर मेरा दिल टूटता और मेरा ध्यान पढ़ाई में और ज़्यादा लगता। अब मुझे समझ में आ गया था, चाहे आप जितने भी अच्छे दिखते हों, कपड़े आपने अच्छे डाले हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपकी जेब में पैसे कितने हैं, उससे सब कुछ सही हो जाता है। शायद इस कॉलेज का सबसे गरीब लड़का मैं ही था। अब मुझे लगने लगा मुझे काम करना चाहिए और काम किसी ऐसी जगह करना होगा जहाँ से मैं 4 पैसे कमा पाऊँ। मैं पढ़ने में तेज़ था, सोचने समझने में तेज़ था, लेकिन गरीब था। इसीलिए मैं ढूंढने लगा ऐसा काम जहाँ पर मेरी ना सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, बल्कि मैं तेज़ी से सोच सकता हूँ, इसको भी काम में लाया जाए। एक बड़े बिजनेसमैन ने जब मुझे एक चाय की टपरी पर काम करते हुए देख लिया था तो उसने कहा था, तुम्हें मैंने कई बार देखा है। जिस कॉलेज में मेरा बेटा पढ़ता है वहाँ पर तुम भी पढ़ने जाते हो, यहाँ तुम चाय की टपरी पर भी काम कर रहे हो। मैंने उन्हें कहा, अब क्या करें, पैसा तो कमाना ही पड़ता है। तो उसने कहा, मेरा बेटा बता भी रहा था तुम पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो,
अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हो, तो यहाँ चाय की टपरी पर काम मत करो। ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ, कल सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच जाना। मैं तुम्हें घर में काम के लिए रख लूँगा, और मुझे वैसे भी कोई ऐसे लड़के की ज़रूरत थी जो घर में काम कर पाए। अब मेरा काम ही ऐसा है, मैं किसी को बता नहीं सकता। अगले दिन मेरे पास नए कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, लेकिन जो भी थे धुले हुए थे वही पहनकर वहाँ पहुँच गया। मैंने ऊपर तो ब्लेज़र डाला हुआ था जो एक तरफ से फटा हुआ था, नीचे जीन की एक पैंट डाली हुई थी और उसके नीचे चप्पल। इस तरह इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा था। जब वहां पर उस आदमी ने मुझे देखा तो उसका बेटा कॉलेज की तरफ जा रहा था। वो देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा हंसा, लेकिन फिर निकल गया। मैं अब नज़रें झुकाकर शर्मिंदा हुए जा रहा था। ये मेरे लिए रोज़ की बात थी। लेकिन जब वो आदमी मेरे सामने आया, वो मुझे देखकर हंसा नहीं, बल्कि कहने लगा, हालत तुम्हारी काफ़ी ख़राब लगती है, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, शायद तुम्हारा साइज़ वैसा ही है, वो तुम पहन सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें काम क्या करना पड़ेगा। कॉलेज में 1 बजे तक तुम्हारी क्लासेस होती हैं। 1 बजे तुम्हें सीधा यहाँ पर पहुँच जाना है। अब यहाँ काम क्या करना है? सफाई का काम भी करना पड़ेगा, किचन में काम भी करना पड़ेगा, और कई जगह मैं सामान भेजने के लिए तुम्हें वहाँ पर साथ भेजूंगा, वो काम तुम्हें करना होगा। कर पाओगे? मैंने हामी भर दी। मैंने कहा, हाँ वो तो कर लूँगा, लेकिन आप तनख्वाह कितनी देंगे? अब उसने जितनी तनख्वाह की बात की, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सच में मैं कभी भी इतने पैसे कमा नहीं पाया था, और मैं तो सोच रहा था कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी, वहाँ इतने पैसे कमा पाऊंगा। मैं पार्ट टाइम में इतने पैसे कमा सकता हूँ, मैंने सोचा तक नहीं था। जल्दी से मैंने अपना सर हिला दिया। अब वहाँ पर छोटे मोटे मुझे कई काम करने पड़ते। वो कई पेपर्स लेकर आता, मुझे वो सही तरह से संभालने पड़ते। वहाँ पर कई काम वाले लगे हुए थे, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए। मुझे जैसे उनका सुपरविज़न करना पड़ता। बाकी सब पढ़े लिखे नहीं थे, मैं पढ़ा लिखा था, ये काम कर रहा था। इसीलिए मालिक मुझसे बहुत ज़्यादा खुश था। अब मैं उसके बेडरूम में जाकर उसके कपड़ों को हाथ लगा सकता था, सामान को सही कर सकता था। वहाँ कई पैसे गिरे हुए होते, मैं उन्हें इकट्ठा करके उसकी अलमारी में रख देता। वो आदमी मेरी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश होने लगा था। अब वो मुझे अपने साथ ही रखता। वो मुझे कहता रहता, मुझे बहुत कम लोगों पर भरोसा है। मैं जानता हूँ मुझे मारने की कोशिश भी कई लोग करते होंगे, मुझे धोखा देने की कोशिश भी कई लोग करते होंगे। तुमने कई बार ईमानदारी दिखाई है, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूँ। अब बेडरूम में मेरे सिवा कोई भी जाना पसंद नहीं करता, और मैं किसी को अंदर घुसने तक नहीं देता, अपने बेटे को भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को देखने नहीं दी जा सकती। तब उसने मुझे बताया था, वो कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं है, एक स्मगलर है। वो विदेशों से सामान यहाँ स्मगल करता है, हथियारों को भी स्मगल करता है। इससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। उसके कमरे में जो नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियाँ होती हैं ना, कई बार मैंने 10-10, 20-20 लाख रुपए की नोट की गड्डियाँ देखी, जिसे मैं जल्दी से अलमारी के अंदर रख देता, किसी को वहाँ आने नहीं देता। और उसे यही बात मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। अब मैं उसके कमरे में जाकर वो फाइल्स को भी खोल सकता था। उसमें कई ऐसी ट्रांजैक्शंस होती जो कोई भी देखना नहीं चाहता। वो डरता था कोई देख ना ले। मुझे वो इतना भरोसेमंद मानता था कि मैं वो देख पाता था। एक दिन जब उसके कमरे की मैं हमेशा की तरह सफाई कर रहा था, मुझे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वो लाल कपड़ा अब बेड पर गिरा हुआ था। वो मलमल का लाल कपड़ा था, एक तरफ से थोड़ा सा कटा हुआ। मैंने देखा उसे कि मलमल का कपड़ा यहाँ क्यों है, थोड़ा भारी भी लगता है, शायद मलमल का कपड़ा भारी होता है। जल्दी से मैंने उसे डस्टबिन में फेंका कि यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, ये कोई काम की चीज़ तो लगती नहीं। फिर झाड़ू मारा, अच्छे से साफ़ किया, यहाँ कोई सोने की छोटी मोटी चीज़ ना गिरी हो। फिर मैंने वो डस्टबिन बाहर जाकर बड़े डस्टबिन में सारा कचरा डाल दिया। इस तरह से शाम को कचरे वाली गाड़ी आई और वो कचरा लेकर चली गई। शाम के वक्त जब वो आदमी वहाँ पहुँचा था, वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। उसके कमरे की मैंने सफाई कर दी थी और वो बहुत खुश था। लेकिन 10 मिनट बाद अपने कमरे से वो बाहर निकला और चिल्लाकर कहने लगा, कहाँ है आकाश? आकाश को भेजो। मैं जब उसके पास गया तो वो मुझे बताने लगा, यहाँ एक मलमल का कपड़ा रखा था, वो मलमल का बैग कहाँ पर है? मैंने कहा, मलमल का कपड़ा या बैग? बैग तो मैंने देखा नहीं, वो मलमल का फटा हुआ कपड़ा सा था।
उसने कहा हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। वो कपड़े जैसा लगता है, उसके अंदर कुछ रखा होता है ताकि कोई देख ना सके। ये तरकीब होती है कोई पहचान ना पाए। कहाँ है वो? उसके अंदर कीमती चीज़ है। मैंने कहा कि कीमती चीज़? मैंने तो उसे डस्टबिन में फेंक दिया, वो तो कहीं फेंका जा चुका है। उसने मुझे कॉलर से पकड़ लिया और अपने 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए। वो मुझे पकड़कर पीटना चाहते थे। तब उस आदमी ने कहा बहुत कीमती चीज़ थी उसमें, 32 करोड़ के हीरे। तुम ईमानदार हो, मानता हूँ, चाहे जितने भी अच्छे हो मानता हूँ। मेरा नुकसान करने वाले को जान से मार देता हूँ, ये बात याद रखना। मुझे वो कपड़ा वापस चाहिए, उसके अंदर 32 करोड़ के हीरे मुझे वापस चाहिए। उस बैग को खोलना बहुत मुश्किल है, जहाँ भी है वापस लेकर आओ, तब मानूंगा तुमसे गलती हुई, वरना मैं समझूंगा तुमने चुराने की कोशिश की और चोर को मौत के घाट उतारता हूँ। ना सिर्फ तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे परिवार को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तड़पा तड़पा कर। समय कम है, जाओ वो कपड़ा ढूंढ कर लेकर आओ। उसने मुझे घर से निकाल दिया था और 48 घंटों का समय दिया था। हाथ पैर मेरे फूल गए। समय 7:30 बजे का था। ये स्मगलर था, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को जानता था। वो तो मेरे साथ व्यवहार अच्छा करता था क्योंकि मैं उसका नौकर बना हुआ था। अब तो वो दुश्मन मानता था मुझे, जिसने 32 करोड़ के हीरे चुराए हैं। मैंने नहीं चुराए, मैंने गलती से वो कपड़ा फेंक दिया। फिर मैं ढूंढने लगा वो कचरे वाले को। कचरे वाला रात के समय भी कचरा उठाने के लिए गलियों में घूम रहा था और जल्दी से मैंने उसे पकड़ा। मैंने कहा जल्दी से, रोक इसे, अंदर मुझे मलमल का कपड़ा ढूंढना है। उसने कहा कौन सा कपड़ा? मैंने कहा उस बड़े से बंगले से, याद है मैं वहाँ काम करता हूँ। उसने कहा हाँ वो तो ठीक है, वो सारा कचरा इस गाड़ी में डाला गया, उसके बाद मैं शहर से बाहर उस खाई में उसे फेंक आता हूँ। इस बार भी उसे फेंक आया। मैंने कहा बता कहाँ फेंका, बता, मेरे हाथ पैर फूले पड़े हैं, बता, मुझे ढूंढ कर लाना है। उसने कह दिया वहाँ चले तो जाओगे, मैं खाई के ऊपर से फेंक कर आता हूँ, और खाई के नीचे वाला जो एरिया है ना उसे भूतिया कहा जाता है, वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, अलग अलग तरह के प्रेत नज़र आते हैं। मैंने कहा भाड़ में जाएं प्रेत, मुझे वो मलमल का कपड़ा चाहिए, वरना वो आदमी मुझे प्रेत बना देगा और मैं उसके बाद तुझे चिपकूंगा, तुझे मारूंगा, बता कहाँ है वो खाई। वो मुझे उसी जगह ले गया था। सच बताऊं, वहाँ इतनी ऊंचाई से वो कचरा नीचे फेंकता है उस खाई के अंदर। मैं वहाँ से छलांग लगाकर तो नीचे जा नहीं सकता, और उसने मना कर दिया था घूमकर। ये जो नीचे जाने का रास्ता है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई वहाँ नहीं जाता। ये पूरी तरह से वीरान पड़े जंगली इलाके हैं, भूतिया इलाके। मैंने कहा तो मैं नीचे कैसे जाऊँ, कैसे ढूंढूँ वो मलमल का कपड़ा? वो काफ़ी ऊपर होगा ना। तू ऐसा कर, दोबारा कचरा यहाँ मत फेंकना, उस तरफ फेंकना। वो बात मान चुका था। फिर मैं कहता रहा नीचे कैसे जाऊं, वो डरता रहा, यहाँ भूत वहाँ भूत। फिर कहने लगा यहाँ से छलांग लगा दे, नीचे कचरा ही है, ऊपर गिरेगा। मैं नीचे देखने लगा। अब क्या बताऊं कितनी गहरी खाई थी। यहाँ से छलांग लगाता ना, भूत भले ही दूसरी तरफ नज़र ना आते, यहाँ से तो पक्का नज़र आते। जब मर जाऊंगा तो भूत ही दिखेंगे ना। अब मैं क्या करता, उसके सिर पर एक मुक्का मार के उसे वहाँ से भगा दिया। अब मैं सोचने लगा नीचे कैसे जाऊं। रात का वक्त है, मेरे पास टॉर्च तक नहीं है। वो तो भगवान का शुक्र है आज पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है, रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे नीचे जाना होगा उस खाई के बिल्कुल तल पर, वहाँ से ढूंढना शुरू कर दूंगा वो मलमल का कपड़ा। मैं वहाँ से नीचे उतरने लगा। अब मुझे उस जगह पहुँचने के लिए बहुत लंबा रास्ता चलना पड़ता। जैसे जैसे नीचे उतरता गया वहाँ मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा थे, बार बार मेरे कपड़े फंसते, मुझे खरोंचें आती, लेकिन मरने से अच्छा छोटी मोटी चोट खा लेना होता है। मैं चलता गया। वहाँ बीच से मुझे एक आदमी नज़र आया जो एक तरफ खड़ा था। अब वो सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे लगा ये यहाँ कैसे पहुँच गया, कपड़े तो इसके साफ़ सुथरे हैं, यहाँ पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता भी है। अब उस कचरे वाले ने बेवकूफ़ बना दिया। इतने मुश्किल रास्ते से नीचे उतरता रहा हूँ और भी लंबा रास्ता मुझे तय करना है। अगर कोई और रास्ता है तो वहाँ से जाऊँगा।
अब वो सिगरेट सुलगाते आदमी के मैं पास गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा डरावना सा था। उसके चेहरे को देखकर ही मेरी चीख निकल गई और वो सिगरेट सुलगाता रहा। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा। 4 कदम ऊपर चढ़ा मैं। उसके बाद एक पेड़ को पकड़कर जैसे ही दिमाग में ख्याल आया वो स्मगलर मुझे मार देगा, वैसे ही खून ठंडा फिरने लगा। मैं भूतों से डरता हूँ, भूतिया फिल्में नहीं देखता। तब भूत से कम उस स्मगलर से ज़्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे चलकर भूत के पास ही गया। उसने कोई हमला नहीं किया था, बस अपनी सिगरेट सुलगाए जा रहा था। बार बार वो लाइटर को जलाता, सिगरेट को जलाता और उसके बाद मुंह में लगाता, सिगरेट बुझ जाती, फिर से जलाने की कोशिश करता। इतने समय से यही किया जा रहा था बार बार। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई मुर्दा हो, पूरी तरह से बिना खून के काला सा चेहरा था। डरावनी सी आंखें थी। भूत था वो, एक तरफ हड्डी नजर आ रही। उसकी जो उंगलियां थी ना, उन पर मांस नहीं था। तब मैंने हिम्मत करके उसके करीब जाकर पूछा, भाई साहब, वो कचरे का ढेर किस तरफ है? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्या? और कोई रास्ता है वहाँ पर जाने का? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, 1 मिनट, सिगरेट जला लूँ फिर जवाब देता हूँ। वो वहाँ खड़ा था, मैं भी इंतज़ार करने लगा। फिर से लाइटर से वो सिगरेट जलाता, सिगरेट जलती, मुंह को लगाता, सिगरेट बुझ जाती। फिर से लाइटर जलाता, सिगरेट जलाता, फिर मुंह में रखता, सिगरेट बुझ जाती। 15 मिनट वो फिर से ये करता रहा। अब मुझे लगा ये भूत जैसे बार बार सिगरेट जला रहा है, सिगरेट जल नहीं रही। हो सकता है ये एक श्राप में फंसा हो, जिस कारण ये बार बार करता रहेगा। मुझे अपना काम निकलवाना है। इसके बाद मैं उसके थोड़ा करीब गया और कहने लगा, भाई साहब देखो, मुझे बता दो, मुझे थोड़ी जल्दी है। आप बस ये सिगरेट बाद में जला लेना, आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। उसने कहा, बस 1 मिनट रुक जाओ, सिगरेट जला लूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर फिर से वो सिगरेट जलाने लगा। मुझे लगा ये अब मेरी मदद नहीं करेगा, इसकी सिगरेट जलेगी नहीं और मैं अब आगे का रास्ता ढूंढ नहीं पाऊंगा, खुद ही मुझे आगे जाना होगा। फिर मैंने एक और कोशिश करने की सोची। उसके हाथ से सिगरेट छीनी, लाइटर छीना, जल्दी से सिगरेट जलाई और उसके मुंह में ठूंस दी। अब सिगरेट जल रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा गुस्सा। जब उसने एक कश खींचा, उसकी आंखें बंद और फिर कहने लगा, वाह, बहुत समय से सिगरेट ही नहीं पी थी, जलती नहीं थी, क्या करूं? तूने मेरी मदद की है। वो नीचे जाने का रास्ता, ये जो पानी की धारा बनी है ना, इसके साथ साथ चलेगा, नीचे पहुंच जाएगा, जिंदा नहीं पहुंचेगा। नीचे तेरा सर फूटेगा पत्थर से टकराकर। अब और आगे वाले रास्ते को चुन। ये देखने में ऐसा लगेगा तो इससे दूर जा रहा है। ये जो जानवरों की पगडंडी बनी है ना, उनके पाँव से, वहाँ उसे पकड़ ले। चलता जा नीचे, घूम कर तू सीधा उस जगह पहुँच जाएगा। रास्ता थोड़ा लंबा है, सुरक्षित है। छोटा रास्ता चुनेगा तो जिंदा नहीं पहुँचेगा, जैसे मैं नहीं पहुँचा। बहुत समय पहले मैंने गलती की थी, तू करना चाहता है तो तू भी कर दे। अब मैं वो पानी की धारा के साथ ही नीचे जाने वाला था, वो तो इसने रोक दिया। मैंने कहा, धन्यवाद, आप जो भी हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा था, पीछे से उसने आवाज़ लगा दी, बुझ गई सिगरेट, दोबारा जला दे। मैं फिर से उसके पास गया, पकड़ी मैंने सिगरेट, जलाई, उसके मुंह में ठूंसी, फिर से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी सिगरेट फिर से बुझ गई। अब मुझे लगा इसकी सिगरेट नहीं जलने वाली। मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं आगे आगे भागने लगा, वो मेरे पीछे पीछे। वो बार बार, सिगरेट तो जला दे, सिगरेट जला दे। वो बार बार सिगरेट जला रहा था, उसकी जल नहीं रही थी, इसीलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ और मैं वहाँ से तेज़ी से निकल गया। अब मुझे ये पता था ये जगह भूतिया है। शायद वो पानी की धारा के पास कई लोग नीचे उतरने की कोशिश करते होंगे, सर टकराता होगा, मर जाते होंगे, उनकी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। अब मुझे बचना होगा। मैं नीचे घूम कर जाने लगा। तभी मुझे आगे एक लड़की नज़र आई। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब मैं क्या ही बताऊं। वो ढेर काफ़ी नज़दीक ही था और वहीं वो घूम रही। उसने अजीब से पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं हो रही, वो चमक रही थी। वो आगे की तरफ बढ़ने लगी और मैं उसके पीछे। तभी मुझे देखा, उसके आर पार में देख पा रहा था जैसे वो आत्मा थी।
वो किसी खूबसूरत लड़की की आत्मा होगी, शायद वो भी गिरकर मर गई होगी। मैं उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन वो प्रेत आत्मा है, ये सोचकर मुझे डर लगा कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए। वैसे भी अब मुझे वो ढेर सामने नज़र आ तो रहा है, उसमें मुझे वो लाल कपड़ा ही तो ढूंढना है। जैसे ही मैं आगे बढ़ना चाहता था, मेरा ध्यान पड़ा उस लड़की पर, उसके हाथ में वो लाल कपड़ा। मैं झट से पहचान गया। एक तरफ से थोड़ा सा खराब था ना, ये तो वही है, ये उठा कर ले जा रही है। अगर मैं आगे जाकर ढूंढने की कोशिश भी करूँगा मिलेगा नहीं। ये तो इस भूतनी ने उठा लिया, या जिंदा है, क्या है ये खूबसूरत सी प्रेतनी, इसके हाथ में है, इससे मांगना होगा। मैं उसके पीछे भागा था, एक पेड़ के पीछे से, जैसे वो गायब ही हो गई। मैं देख ही नहीं पाया, मुझे पहले ही उसका पीछा करना चाहिए था। यहाँ से वो कहाँ गई पता नहीं चला। मैंने आवाज़ लगाई, वो लड़की, वो खूबसूरत लड़की कहाँ है? मैं आवाज़ें लगाता रहा, वो बाहर नहीं आई। बहुत समय मैं ढूंढता रहा, वो मिली ही नहीं। फिर मुझे लगा वो तो ले गई मेरे हीरे, अब मैं क्या करूं? एक प्रेतनी से कैसे हीरे मांगूंगा, कहीं वो मुझे मार ना दे। यहाँ कुछ प्रेत खतरनाक नहीं है, कुछ खतरनाक हो भी सकते हैं, कहीं मुझे मार दे, फिर क्या करूँगा? मैं अपने सर को खुजाने लगा था। यहाँ से बाहर निकला तो मारा जाऊँगा, यहाँ रुका तो मारा जाऊँगा, करूँ तो करूँ क्या? मेरी किस्मत हमेशा खराब रही है। आज फिर से मेरी किस्मत ने मुझे वहीं पर घसीटा है जहाँ पर मैं हमेशा खुद को महसूस करता हूँ। अब मैं क्या करता? मैं सीधा उस ढेर की तरफ निकल पड़ा। अब मुझे वो ढेर मिल गया था, यानी कि वो कपड़ा यहाँ होना चाहिए। हो सकता है उस लड़की के हाथ में बिल्कुल वैसा दिखने वाला ही कपड़ा हो। मैंने उस ढेर में लौटना शुरू कर दिया। वहाँ मैं खंगालने लगा, वो कपड़ा मुझे मिल जाए। कभी मैं इधर हाथ मारता, कभी मैं इधर हाथ मारता। एक दो बार जब मैं हाथ मारकर कुछ कागज़ों को देख रहा था, एक कागज़ मुझे मिल गया। आज ही मैंने फेंका था। मैं उस तरफ अब देखना चाहता था कि सारा सामान यहीं पर होना चाहिए आज वाला। खंगालने लगा, कई चीज़ें पहचानी पहचानी सी मिली, कई चीज़ें पुरानी सी मिली, लेकिन वो लाल कपड़ा नहीं मिला। मलमल का वो लाल कपड़ा जो असल में बैग है, 32 करोड़ के हीरे उसके अंदर हैं। अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं 2 घंटे वहाँ ढूंढता रहा, लेकिन वो लाल कपड़ा ना मिला मुझे। मैं ढेर से नीचे उतर आया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और शरीर से गंदी बदबू। वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा था जिसमें लोट लोट कर मैंने ढूंढा था उस कपड़े को, लेकिन नहीं मिला। वो कपड़ा उस लड़की के हाथ में देखा था मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की भूत नहीं थी, मुझे बस भ्रम हुआ है? और वो लड़की जानती थी कि 32 करोड़ के हीरे हैं उसमें, उसे लेकर वो भाग गई। अब ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं उसे? लगभग पूरी रात वहाँ मैं भटकता रहा। मुझे कई लोग नज़र आए, लेकिन वो प्रेत थे, इसीलिए मैंने उनसे बात नहीं की। मैं वहाँ से भाग निकला सुबह होते ही। अब मैं सीधा पहुँचा उसी गंदे रूप में उस आदमी के पास, और अंदर पहुँचते मैं कहने लगा, मिल गए मुझे मिल चुके हैं वो हीरे, वो लाल कपड़ा मैं जानता हूँ। और वो खुश हो गया। मैं जानता था तुम ईमानदार हो, तुमसे बस गलती हो गई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। दो मेरे हीरे मुझे। मैंने कहा मुझे हाथ में नहीं मिले हैं, मैं जानता हूँ किसके पास है। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें फिर मैं आसानी से आपको वो हीरे दे सकता हूँ। उसने कहा मतलब हीरे मिले नहीं? कहाँ हैं मेरे हीरे? मैंने कहा वो हीरे उस ढेर में गिरे थे, एक लड़की लेकर भाग गई। अब मैं लड़की का हुलिया आपको बता सकता हूँ। उस लड़की के पास हीरे हैं, उसे ढूंढना होगा। मेरे शरीर से गंदी बदबू आ रही थी और पहले उसने मुझे नहाने के लिए कहा। अपने वो बाहर वाले बाथरूम में मुझे नहाने के लिए कहा और मुझे लगा बात बन गई है। जब मैं नहा कर आया उसने कपड़े दिए थे पहनने के लिए, वो अब मैं उसके दिए कपड़े पहनकर बाहर आ गया था और मुझे देखते ही 5-7 लोग मेरी तरफ आने लगे और मैं भी वहाँ पर बोल पड़ा, जल्दी चलिए मैं बताता हूँ वो लड़की कहाँ पर नज़र आती है। वो मेरे करीब आए और मुझे पकड़कर पीटने लगे। उन्होंने बहुत सारे मुक्के मारे और वो आदमी खास तौर पर मुझे चांटे मारने के लिए आया था। अमूमन मैंने देखा था वो हर काम बाकियों से करवाया करता था, लेकिन आज उसने खुद मेरे चांटे मारे और कहने लगा, इतना गंदा था साले, हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था। तू चालाक बन रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। लड़की, भूत जैसी दिखने वाली लड़की। अब तेरे पास 24 घंटे बचे हैं,
अगर कल तक तू मेरे हीरे लेकर नहीं आया तो तेरे परिवार को पहले मारूंगा, तुझे बाद में मारूंगा। भागने उन्हें दूंगा नहीं, क्योंकि 4 आदमी मैंने छोड़ दिए हैं आसपास नज़र रखने के लिए। एक ही रास्ता है मेरा, वो बैग, वो मलमल का बैग लेकर आ, मेरे हीरे लेकर आ। जिंदा बचना चाहता है और परिवार को बचाना चाहता है तो। मैं मायूस आंखें नीचे किए हुए सबसे पहले घर पहुंचा। मैं अपने भाई को गले से लगाया, मैंने अपनी माँ को गले से लगाया, अंत में अपने पिता को भी गले से लगाया। वो बात अलग है, मेरे पिता ने मेरी पीठ पर उल्टी कर दी, लेकिन वो तो टुन्न थे। मेरी माँ और मेरा भाई पूछे जा रहे थे आखिर क्या हुआ, तू इतना मायूस क्यों नज़र आ रहा है। अब उन्हें बताता भी तो क्या बताता। मैंने बस ये कह दिया, आज मैं थोड़ी मुश्किल जगह पर जाने वाला हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं वहाँ कुछ ढूंढने जा रहा हूँ। तो मेरे भाई ने कहा, ढूंढा, वैसे भी तू काफ़ी तेज़ दिमाग है, जो करना चाहता है तू कर सकता है, बस किसी लड़की को ढूंढने मत जाना, वो तू ढूंढ नहीं सकता, तेरे पास हिम्मत नहीं है। वैसे ही उसने मजाक किया था, बात उसने सच कह दी थी। वो दोपहर को मैं सामान इकट्ठा करने लगा। आखिर उस लड़की को कैसे ढूंढा जा सकता है। मैंने एक रस्सी ले ली ताकि उस लड़की को पकड़ लूँगा। मैं वहाँ कई और चीज़ें जैसे टॉर्च, रात को इस्तेमाल होने वाली और चीज़ें इकट्ठा करके अब सीधा वहाँ पहुँच गया था। रात को ढूंढने की कोशिश करूँगा, भूत है प्रेत है तो पकड़ने की कोशिश करूँगा। एक प्रेतनी से मुझे हीरों वाला बैग चाहिए और तब जाकर मैं खुद को और अपने परिवार को बचा पाऊँगा। अब रात होते ही मैं नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। सबसे पहले वो काले रंग के सूट को पहने हुए आदमी मिला, जो हाथ में सिगरेट को, एक हाथ में लाइटर को जलाकर मुंह में सिगरेट लगा रहा था, बुझ रही थी। जैसे ही मैं पास से गुजरने लगा उसने आवाज़ लगाई, अरे ऐसे ही जा रहे हो, आज सिगरेट सुलगा कर तो जाओ। ये सुनते ही मैंने भागना शुरू कर दिया, ये मुझे पकड़ लेगा, सारी रात सिगरेट सुलगाता रहेगा मुझसे। मैंने भागना शुरू कर दिया और वो मुझे पकड़ने के लिए पीछे, गालियां देता हुआ कि साले एक बार तो जला जा, एक कश तो लगाने दे। मैं रुका ही नहीं, समय बर्बाद नहीं करना चाहता था मैं। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, अब ढेर वाला रास्ता मुझे दिख गया था। 25 मिनट तक नीचे पहुंचा था मैं, इतना समय लग जाता है नीचे पहुंचने में। जैसे ही उस जगह पहुंचा, ढूंढने लगा मैं उस खूबसूरत लड़की को। हाथ में मेरे टॉर्च कभी इधर मारता कभी उधर मारता। बहुत समय ढेर के आसपास छिप छिप कर मैं ढूंढता रहा। फिर मैं आगे की तरफ चलने लगा कि उसे तो हीरे मिल गए होंगे, दोबारा यहाँ क्यों आएगी। एक तरफ वो लड़की मुझे फिर से नज़र आ गई। वो खूबसूरत लड़की थी। सच बताऊं, इससे पहले ज़िंदगी में मैंने इतनी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं थी। नज़रें ही टिक गई उस पर। लेकिन कमर पर बंधी हुई वो बैग जैसी चीज़, वो मलमल का कपड़ा साफ दिख रहा था। मुझे वो चाहिए था। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, आखिर वो जाती कहाँ पर है। जैसे जैसे मैं उसके पीछे जाता गया वो मुझे नज़र आती गई। धीरे से एक गुफा के करीब मुझे वो दिखी। वो गुफा के पास घूमने लगी लेकिन अंदर नहीं जा रही थी, और उस गुफा के एक तरफ जैसे अजीब सा गोला दिख रहा, ऐसा लग रहा था हवा में छेद हुआ हो। मैं जब थोड़ा सा घूमता वो छेद भी खींचना शुरू हो जाता। हवा में छेद जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा आपने भी, जैसे किसी खास जगह जाने के लिए कोई शक्तिशाली गोला या छेद बनाया गया हो। मैं बस इंतज़ार करता रहा आखिर वो कर क्या रही है। चलती चलती वो आगे बढ़ने लगी। अचानक किसी का उल्टा चेहरा मेरे सामने आया। मैं उसे देखकर घबरा ही गया। एक आदमी था जो उल्टा लटका हुआ था पेड़ से। उसकी जो टांगें थीं वो उस पेड़ से बांधी गई थी। उसका मुंह, उसका जबड़ा जैसे टूटा हुआ था, नीचे लटक कर हंसने लगा। लड़की का पीछा कर रहे हो? लड़की का शर्म नहीं आती? मरी हुई लड़की का भी पीछा नहीं छोड़ते। अबे ठरकी कहाँ से आया है? मैं नीचे गिरा हुआ डर गया था, चीखना चाहता था, लेकिन चीखता तो वो लड़की भाग जाती। इसीलिए मैंने खुद को कंट्रोल किया। मैंने कहा, रुक जा, वैसे भी तो मरने वाला है, इन भूतों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इनके पास ही जाने का समय जल्द ही आ जाएगा। खुद को संभाला और वो हंस रहा। ठरकी ठरकी साले, जंगल में ठरकी। मैं खड़ा हो गया और कहने लगा, कोई ठरकी नहीं हूँ।
उस लड़की के पास मेरी चीज़ है, मुझे बस वो चाहिए। मैं वो लड़की का कोई पीछा नहीं कर रहा, मेरी मजबूरी है। गलती से उस ढेर में चीज़ गिरी थी, ये उठाकर भाग गई चोरनी कहीं की, मुझे बस वो बैग चाहिए। तब वो कहने लगा, नॉन ठरकी ठरकी नहीं है तू, इसका मतलब तू काम के लिए उसका पीछा कर रहा है। लड़की नहीं, वो भूतनी है, कब से देख रहा हूँ। इस समय की नहीं है, पुराने समय की है, जहाँ जाती है ढूंढ नहीं सकते। हम तो यहाँ फंसे हैं, वो शाप में फंसी है। कोई चीज़ है जो उसे घुमाती रहती है, हर बार यहाँ भटकती रहती है। पीछा मत करना, तू भटक जाएगा, जैसे वो भटकती है तू भटका करेगा। मैंने कहा, चाहे जो हो जाए, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, उससे मुझे वो मलमल का कपड़ा चाहिए, क्या करूँ मैं। उसने कहा, नहीं चाहिए होगा, जब जान जाओगे वो कौन है, नहीं चाहिए होगा, भागो बचना चाहते हो। मैंने कहा, कैसे, कहाँ भागूं, बचना चाहता हूँ। लड़की की तरफ भागूं या उससे दूर भागूं? दूर भागा तो मारा जाऊंगा, उसकी तरफ भागा तो मारा जाऊंगा, क्या करूं मैं, कोशिश तो करूंगा। अब वो उल्टा लटका हुआ हंसे जा रहा, मजाक बनाए जा रहा। मैंने जो उसका जबड़ा था उस पर एक और मुक्का मार दिया। वो लटका हुआ था और ज़्यादा लटक गया। अब बस जीभ हिलने की आवाज़ आ रही, शब्द उससे बोले नहीं जा रहे थे। वो लड़की उस गोले के इर्द गिर्द घूम रही, अचानक उस गोले में गायब हो गई। अब गोला भी छोटा हो रहा। मुझे लग रहा था जहाँ वो गई है मुझे वहाँ जाना होगा। मैं नहीं जानता कहाँ गई। छलांग लगाई थी मैंने उस गोले में, और जैसे ही मैं गोले में पहुँचा, मैं दोबारा उस जंगल में पहुँच गया। जैसे उस छेद के पार वो गुफा ही थी। माथा मेरा पत्थर से टकराया और मैं अपने सर को पकड़कर जैसे उस दर्द को सहने की कोशिश कर रहा। आसपास वो लड़की दिख नहीं रही। मैं इधर उधर देखे जा रहा, वो लड़की कहाँ पर गई। मैंने तो गोले में छलांग लगाई थी उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो गायब ही हो गई। ढूंढता रहा मैं इधर उधर, वो गुफा भी दिख नहीं रही थी और मुझे रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। कई जगह रास्ते में मैं निशानियां लगाता हुआ आया था, अब जैसे वो सारी निशानियां गायब हो चुकी थी। ढूंढता रहा था मैं, रास्ता ढूंढता रहा था मैं। कचरे का वो ढेर, कहाँ है कचरे का वो ढेर? उसके आसपास ही होनी चाहिए। मुझे वो खाई मिल गई जहाँ कचरे का ढेर होना चाहिए, वहाँ कचरे का ढेर था ही नहीं। वहाँ तो खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए। वो कचरे के ढेर की जो बदबू हुआ करती थी इस जगह, वो भी मुझे सूंघने को नहीं मिल रही थी। अजीब सा एहसास हो रहा था। चलते चलते मैं आगे बढ़ने लगा था, ढूंढ रहा था कोई ऐसा जो मुझे बता सके, कोई ऐसा भूत जो मुझे रास्ता बता दे। एक जगह जब मैं पहुंचा, एक आदमी वहां खड़ा था। उसने सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा कपड़ा लपेटा हुआ, धोती की तरह, ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ, और हाथ में एक पानी का लोटा लिए इधर उधर घूम रहा। वो ढूंढ रहा था कोई जगह, और मैं सोच रहा आखिर ये लोटा लेकर कौन सी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये शहर के ज़्यादा बाहर का इलाका नहीं है, हर तरफ टॉयलेट बना हुआ है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे टॉयलेट करने के लिए जा रहा है। आखिर यहाँ वो क्या कर रहा है रात के समय? वो इधर उधर घूमता रहा। जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैं कहने लगा, अरे भाई साहब, आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे? यहाँ मुझे वो ढेर नहीं मिल रहा। और क्या आपने यहाँ कोई लड़की को देखा? मुझे देखते ही वो कहने लगा, तुझे लड़की दिखी क्या? यहाँ पर कोई लड़की है यहाँ पर? ए भगवान, अब कहाँ पे जाऊँ? एक तो पेट बहुत दर्द कर रहा है, ऊपर से कोई जगह नहीं मिल रही। हर जगह ऊपर की तरफ टहनियाँ निकली हुई हैं। मुझे तो डर लग रहा है, गलत जगह पर बैठ गया तो दोबारा बैठने लायक नहीं रहूँगा। फिर अचानक वो बोला, अरे वो लड़की, अरे यार ये लड़की पहले भी दिखी थी, फिर से दिख रही है। अब यहाँ तो आना भी मुश्किल है, अब कोई और जगह ढूंढनी होगी। अब की बार यहाँ नहीं आने वाला मैं। वो आगे की तरफ भागने लगा। उसकी बात से मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ पड़ा। उसका वो खूबसूरत चेहरा, उसके लंबे बाल। मैं उसका पीछा करने लगा। वो आगे आगे भागने लगी, मैं उसके पीछे पीछे। अब नहीं जाने दूंगा, मुझे तो वो लाल कपड़ा चाहिए ही चाहिए। वो आगे आगे भागती गई, मैं पीछे पीछे। एक पेड़ के पास उसका पैर जैसे एक जगह फंसा, वो ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद उसने अपने हाथ जोड़े और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मेरी इज्जत मत लूटना, देखो मैं अकेली आई हूँ। ये सुनकर मैं खुद की तरफ देखने लगा और मैं कहने लगा, तुम्हें मैं कोई इज्जत लूटने वाला लगता हूँ? तुम्हें मैं कोई चोर लुटेरा लगता हूँ? उठो जल्दी से। वो उठकर खड़ी हुई, लेकिन अब भी रो रही थी। तो मैंने कहा, मुझे मेरा लाल कपड़ा दो।
मेरा लाल कपड़ा दो, उसमें उसमें मेरी चीज़ है खास, तुम वहाँ से उठाकर लेकर आई। वो हैरान होकर कहने लगी, कौन सा लाल कपड़ा? मुझे नहीं पता कौन सा लाल कपड़ा। मैंने कहा, मैं जानता हूँ, मेरा लाल कपड़ा तुम्हारे पास है, मेरा लाल कपड़ा मुझे दो। देखो मैं मारा जाऊंगा, मुझे मेरा लाल कपड़ा दे दो। और तुम जो भी करती हो, जहाँ रहती हो, भूतनी हो नहीं हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बस मेरा लाल कपड़ा दे दो। फिर वो अपने चेहरे पर हाथ लगाकर कहने लगी, तुम्हें मैं कोई भूतनी नजर आती हूँ क्या? मैं इतनी गंदी नजर आती हूँ? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो कपड़ा दे दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मैं उसके पाँव पड़ गया, देखो मुझे कपड़ा दे दो। फिर वो मुझे समझाने लगी, कौन सा कपड़ा? मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। मुझे लगा कि तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। अब इस जंगल में आना बहुत खतरे भरा होने लगा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपना काम कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? ये कहकर वो आगे भागती गई और मैं वहां रोता गया। मेरे मेरे हीरे, वो कपड़ा दे दो मुझे। मैं रोता गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे वो सोच रही थी कि मैं उसका पीछा करूंगा, लेकिन मैं वहीं पर बैठ गया। वो भाग गई। उसे मैंने पकड़ तो लिया था, लेकिन उसने वो कपड़ा नहीं दिया। वो तो मानने को तैयार नहीं कि उसके पास कपड़ा था। रोता रहा था, मैं रोता रहा बहुत समय तक। फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा, आखिरी बार अपने भाई को देख लूं, आखिरी बार अपनी माँ को देख लूं, उनके गले मिलकर आऊँगा। फिर मैं चल पड़ा अपने घर को। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मुझे सड़क नहीं मिल रही। अब सड़क मिलेगी तभी तो वो शहर के हिस्से में जाऊंगा, यहाँ सड़क कहाँ है? चलता रहा मैं, कई घर दिखे मुझे, कई पुरानी पुरानी इमारतें सी दिखी। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये मेरा शहर हो, ऐसा लग रहा था ये कोई देहाती सा शहर हो, जैसे कोई पुराने ज़माने वाले शहर में पहुंच गया। ढूंढता गया अपना घर, मैं ढूंढता गया। वहाँ वो नाला मुझे साफ नज़र आया जो शहर से बाहर की तरफ जाता था। उस नाले के आसपास कोई घर नहीं बना हुआ। आगे वाली वो नदी आसपास कोई घर नहीं बना हुआ। ढूंढता ही रहा मैं, ढूंढता ही रहा, घर कोई नहीं मिल रहा। तब मैं हैरान परेशान उस रात भटकता रहा था अपना घर ढूंढने के लिए। जब दिन हो गया, मुझे लगा बस अब मौत नज़दीक है, कहीं मैं भटक कर किसी और शहर तो नहीं आ गया। वहाँ कई बोर्ड लगे हुए थे, मेरे इस शहर का नाम, वो भी अजीब अजीब अक्षरों में। पहले तो हिंदी में, फिर उर्दू में। यहाँ उर्दू में नाम कब से लिखना शुरू हो गया? कई शहरों में उर्दू में वहाँ नाम लिखे होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे शहर में उर्दू कब से इस्तेमाल होने लगी? ये बोर्ड तो ज़िंदगी में पहली बार देखा मैंने। कुछ लोगों से पूछा मैंने जो बुजुर्ग से लग रहे थे, यहाँ धोती पहने, ऊपर कुछ नहीं पहने, इतने ज़्यादा लोग। अब उनसे मैं पूछ रहा है शहर कौन सा, वो नाम ले रहे इसी शहर का। मैंने कहा हिस्सा कौन सा, वो कह रहे शहर तो काफ़ी छोटा है। सर को खोजाए ढूंढता रहा मैं पागलों की तरह, और मेरे कपड़े देख हर कोई हंसता रहा। मैं गरीब हूँ, अब यही कपड़े हैं मेरे पास, मैं क्या करूँ? लेकिन इस तरह हंसना थोड़े ना बनता है। फिर भी उस आदमी ने मुझे कपड़े दिए थे, थोड़े फाड़े, मुक्के मारते वक्त फट गए थे कपड़े, लेकिन इतने गंदे भी नहीं लग रहे। अब उनके कपड़े तो अजीबोगरीब लग रहे थे, जैसे पुराने पुराने मोटे मोटे कपड़े पहने। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा थी। मैं कई लोगों से पूछ चुका था ये कौन सा समय है, और मुझे जो तारीख बताई जा रही थी 1945। ये सुनकर मेरी उंगलियां हिलने लगी थी। मैं 1945 में कैसे पहुंच गया? वहाँ कई अखबारें दिखी मुझे, कई लोगों के पास ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें जो बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। साफ पता चल रहा था जैसे ये समय ही अलग है। मैं पागलों की तरह भटकने लगा था इधर उधर। मैं पुराने समय में कैसे पहुंच गया? वो क्या बनाया उस चुड़ैल ने? वर्म होल बनाकर मुझे यहाँ पर ले आई और खुद उस जंगल में कहीं भाग गई। मलमल का कपड़ा ढूंढने आया था मैं, तो अपने समय से ही बाहर निकल गया। फिर से मैं जंगल की तरफ भागा था उस लड़की को ढूंढने के लिए। वो लड़की नहीं मिल रही। उस जंगल में मैं उस ढेर को भी ढूंढ नहीं सकता था। वहाँ पर वो पानी की धारा, और उस पानी की धारा के आगे बड़ा सा पत्थर रखा हुआ। वहाँ से नीचे उतरना मुझे वैसे भी नहीं था, लेकिन दोबारा नीचे जाकर ऊपर आया दोपहर का वक्त। भूखा प्यासा मैं सोचने लगा कुछ खा तो लूँ। जेब में मेरे नोट तो थे, समय था पुराना। अब नए नोट पुराने समय में कैसे चलाए जाएंगे?
जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, पास में मुझे एक गांव दिख गया। अब उस गांव में जब मैं एक छोटी सी दुकान पर जहां रोटियां और कुछ सब्जी बनाई जा रही थी, मैं मांगने लगा, वो कहने लगे मुफ्त का नहीं मिलेगा, आपको कुछ पैसे देने होंगे। उसने मुझसे ये सब के 25 पैसे मांगे थे और मैंने कहा 25 पैसे इतने कम, ये लो 10 रुपए ले लो। उस नोट को देखकर कहने लगे नकली नोट, ये तो कहीं और के लगते हैं। अब मैं क्या करता, भूख मुझे बहुत ज़्यादा थी। मैं कहने लगा भिखारी समझ कर दे दो, खाने को दे दो, भूखा बहुत हूँ। उन्होंने सच में दिलदारी दिखाई थी, खाने को दे दिया और मेरी तरफ वो बूढ़ी औरत देखकर कहे जा रही, तुम कुछ अलग से लग रहे हो, तुम जवान भी हो, तुम हट्टे कट्टे भी हो, भिखारी तो लग नहीं रहे, किसी मुसीबत में हो, भटकते हुए यहाँ आ रहे हो और ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े घर के हो। कोई अंग्रेज़ों से बचने के लिए तो नहीं यहाँ आए, कोई क्रांतिकारी तो नहीं, कोई लेखक तो नहीं। मैंने कहा काश इनमें से कोई होता, अमीर तो होता। अब मैं क्या करूं? जिस जगह मैं हूं मैं बता भी नहीं सकता। अब मैं खाना खा रहा था तो सामने मुझे वो लड़की नज़र आ गई। अब वो लड़की अपने सर पर कुछ पत्तियां रखे हुए एक बोरे को उठाए जा रही। मैं जल्दी से वो खाना छोड़कर सीधा उसके पीछे और उसके करीब जाकर मैं कहने लगा, बता मेरा लाल कपड़ा कहाँ है? और मैं कहाँ पर आ गया? तू वो गोला बनाकर कहाँ ले आई मुझे? और उसने वो सारा सामान नीचे रखा और कहने लगी, देख उस जंगल में मैं डर गई थी, मुझे लगा तू मेरी इज्जत लूटेगा, लेकिन तू शरीफ निकला। यहाँ जिस तरह से तू मुझसे बात कर रहा है ना, गांव के किसी आदमी ने देख लिया, पीट पीट के तेरे जो टांगे हैं उसे सर के करीब ला देंगे। लड़कियों को छेड़ रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, इस गांव में बहुत पीटते हैं। मैंने कहा देख मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे वो लाल कपड़ा दे दो और यहाँ से जाने का रास्ता बता दो, मैं कुछ नहीं करना चाहता। उसने कहा तुम पागल हो, लाल कपड़ा, रात के लाल कपड़े के पीछे पड़े हो। कौन सा लाल कपड़ा? मुझे किसी लाल कपड़े के बारे में नहीं पता। मैंने कहा मलमल का लाल कपड़ा जो तुम कमर पर बांध कर आ रही थी। उसने अपनी कमर की तरफ देखा, उसने साड़ी पहनी हुई थी, उसकी कमर थोड़ी सी नज़र आ रही थी। जल्दी से उसने अपनी कमर को ढका और कहने लगी, देखो तुम थोड़े सही नहीं लगते, नज़रें तुम्हारी गलत जगह जा रही हैं। यहाँ कोई लाल कपड़ा नहीं है और मेरे पास भी कोई लाल कपड़ा नहीं है। मैं तो खुद कोई लाल कपड़ा ढूंढ रही हूँ जिससे एक अच्छी सी साड़ी बनवा पाऊँ। अब जब शादी होगी तब साड़ी बनेगी, तुम्हारे जैसों से दूर ही रहना चाहिए मुझे। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगा था। अगर लाल कपड़ा नहीं दे सकती, मुझे वापस जाने का रास्ता तो बता दो। तो वो मेरे करीब आकर कहने लगी, तुम पागल हो, मुझसे बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे बहुत समय से जानते हो। लाल कपड़ा, उसके बारे में मुझे नहीं पता, और कोई रास्ता, कहाँ से आए हो मुझे बताओ तो सही। मैंने अपने शहर का नाम बताया और वो कहने लगी, वो गांव, वो पास वाला, यहाँ सीधे चले जाओ, वो सामने तो है। मैंने कहा नहीं, मैं 1945 से नहीं आया, मैं कहीं और से आगे से आया हूँ। तुम जो छेद जो हवा में बनाकर लाई थी ना, उससे तुम यहाँ आई, मुझे उसी रास्ते से वापस भेज दो। अब वो सर को खुजाकर कहने लगी, देखो तुम्हारे पास रही ना मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे जाने दो। अगर तुम्हारे साथ बातें करते हुए गांव वाले किसी आदमी ने देख लिया ना, मेरे पीछे वैसे भी बहुत लड़के पड़े हुए हैं, किसी ने देखा तुझे पीटेंगे बहुत, चला जा यहाँ से, अजीब कपड़े पहनने वाले इंसान। मैं वहीं बैठ गया। वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे लगा मैं बुरी जगह फंस गया हूँ। ये शायद वो नहीं है, शायद वो प्रेतनी बिल्कुल इसके जैसी दिखती थी। उसके पास लाल कपड़ा था, इसके पास तो सच में लाल कपड़ा दिखा नहीं, लगती ये बिल्कुल वैसी है। तब मुझे लगा ये मेरी मदद कर ज़रूर सकती है, कुछ ना कुछ तो इसे पता होगा ना। वहाँ से मैंने एक आवाज़ लगा कर कहा, तू जंगल में जाती है ना, पूरे गांव को बताता हूँ। रात के वक्त जंगल में क्या करने जाती है, बाकी ये गांव वाले खुद पता लगा लेंगे। मेरी ये बात सुनकर उसने जो बड़ा सा बोरा सर पर रखा हुआ था एक तरफ फेंका, मेरे करीब आकर मेरी गर्दन पर वो तीखा सा नाखून रखकर बोली, तुझे यहीं पर मार दूंगी, चुप रह। इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में क्यों बोले जा रहा है? गांव में किसी को पता चला ना मैं जंगल में जाती हूँ तो गलत गलत बातें सोचेंगे। अब चुप कर। मैंने कहा नहीं चुप करूँगा, मुझे घर जाने का रास्ता बताओ। तुम्हें पता है उस जंगल में वो बड़ा सा गोला बना, वहाँ से मैं वापस जाऊँगा
वो लाल कपड़ा तुम्हारे जैसी दिखने वाली एक प्रेतनी की कमर पर था। मुझे लगा तुम वो प्रेतनी हो, लेकिन तुम तो साधारण लड़की हो ना, धूप में खड़ी हो। वो रात को दिखने वाली प्रेतनी तुम्हारे जैसी दिखती है, उसकी कमर पर है लाल कपड़ा। मुझे वो लाल कपड़ा चाहिए और वापस जाने का रास्ता चाहिए। तुम वो कर सकती हो। अब मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन उस जंगल में मुझे रास्ता तुम ही दिखाओगी, वरना पूरे गांव में ढिंढोरा पीटूंगा, ढोल बजा बजा के कहूँगा रात को जाती है जंगल में, क्या करने जाती है। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, तू क्यों मरना चाहता है? मैं तेरे सर पर पत्थर मारूंगी कमीने, चुप कर जा, चुप कर जा, मेरी मजबूरी है वो। मैंने कहा, हाँ हाँ, आशिकी लगाने जाती होगी, किसी अपने आशिक से मिलने जाती होगी। वो गुस्से में थी और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, रात को मिलना मुझे यहीं पर, उसके बाद तुम्हें जंगल में लेकर जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थी और मैं रात का इंतज़ार करने लगा। अब पास में भिखारी बनकर मैं बैठा रहा, कुछ न कुछ खाने पीने को मुझे मिल गया। ये बात तो थी, पुराना ज़माना है, लेकिन लोगों के दिल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कुछ ना कुछ खाने को हर कोई देकर ही जाता। जिसके पास सब्जी होती, जिसके पास फल होता, वो देकर जाता। भूख कोई परेशानी रही ही नहीं। लेकिन पूछ रहे थे, तुम हो कौन? तुम तो काफ़ी गोरे लगते हो, धूप में ज़्यादा कड़े हुए नहीं हो, शायद अंग्रेज़ों के साथ तो काम नहीं करते। मैंने कहा, नहीं, मैं अंग्रेज़ों के साथ काम नहीं करता, मैं तो उनसे काफ़ी आगे निकला हुआ हूँ। अब इस सवाल का जवाब उन्हें क्या देता कि कितना आगे निकला हूँ। मैं बस उन्हें सही सही बताना नहीं चाहता था। रात हुई, वो लड़की पहुंची वहाँ। उसके बाद उसने अलग सी वो साड़ी पहनी हुई और अपना मुंह ढका और मुझे कहने लगी, चलो मेरे साथ, अगर किसी और ने तुम्हारे साथ देख लिया, गलत गलत बातें सोचेंगे कि एक मर्द के साथ जंगल में जा रही है। मैं अकेले जाती हूँ, किसी के साथ नहीं जाती, तुम मुझे मरवाओगे। कहाँ दिखी थी वो लड़की, बताओ मुझे, कहाँ दिखी थी? उसके बाद मैं सीधा उसे लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। पहले तो वो पानी की धारा, उससे हम नीचे उतरे। उसके बाद इधर उधर देखे जा रहा मैं। वो सिगरेट वाला भूत यहाँ नज़र आता है, अब नज़र नहीं आ रहा। उसने कहा, कौन से सिगरेट वाला भूत? मैंने कहा, छोड़ो, तुम समझ नहीं पाओगी। वो लड़की ढूंढो जो तुम्हारी हम शक्ल है। कोई बहन तो नहीं तुम्हारी? उसने कहा, मेरी बहन? मेरी तो कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, तुम जितनी खूबसूरत हो वो भी उतनी खूबसूरत है। और ये कहते ही मैंने अपने मुंह को रोका। किसी लड़की की तारीफ इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वो गलत मतलब निकाल लेती हैं। और वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, देखो, तुम्हारे इरादे सही नहीं लगते। एक तो मुझे जंगल में लेकर आए हो, ऊपर से कर रहे हो तारीफें, मुझे गड़बड़ लगती है। अब वो मुझसे थोड़ा सा डर रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया, ये पुराने ज़माने की लड़की है, गलत सोच रही होगी, मुझे तो अपना काम निकलवाना है, बस इसे भगा दूंगा बाद में। मैं उसे उस जगह पर लेकर गया जहाँ वो लड़की नजर आया करती थी। तभी अचानक सामने बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली वो लड़की नजर आई, जिसकी कमर पर बंधा था वो लाल रंग का कपड़ा। उसे देखते ही ये लड़की भी हैरान और मैं भी हैरान। मैं कहने लगा, देखो, तुम्हारी बहन जैसी दिखती है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। और वो भी हैरान हो चुकी और कहने लगी, इसकी गर्दन पर भी वो काला तिल, जैसे बिल्कुल मेरी हम शक्ल हो। ये कैसी चुड़ैल है जिसने मेरा रूप धरा हुआ है? और कहीं ये मुझे कोई बदनाम ना कर दे, लोग सोचेंगे जंगल में कैसे मटक मटक कर घूमती है, जबकि मैं तो अपना चेहरा छिपा कर यहाँ पर आती हूँ। मैंने कहा, पकड़ो से, पकड़ो से। वो कहने लगी, लड़की को हाथ लगाएगा, किसी ने देखा तो पीटेंगे। मैंने कहा, मुझे लाल कपड़ा चाहिए। जैसे ही मैं भागकर उसे पकड़ना चाहता था, पेड़ के पीछे गई थी वो, बाहर निकली ही नहीं। कहाँ गई पता ही नहीं चला और मैं उसे ढूंढता रहा। फिर मैं वापस आ गया इसी के पास। तुझे ऊंची आवाज़ में बोलने को किसने कहा था? भाग गई वो, अब मेरा काम नहीं होगा। अब तू तो नहीं है वो, उसके पास है वो लाल कपड़ा, देखा ना कमर पर बंधा हुआ। वो कहने लगी, शर्म नहीं आती? उसकी कमर देख रहे थे। मैंने कहा, कमर नहीं देखूं तो क्या करूं, लाल कपड़ा कमर पर उसने बांधा है, मुझे वो लाल कपड़ा चाहिए, मैं क्या करूं? वो कोई चुड़ैल है जो गायब हो जाती है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो भागना चाहती थी। मैंने कहा, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मैं ढिंडोरा पीटूंगा ढोल बजा के, याद है ना, ढोल बजाऊंगा मैं। वो बार बार गुस्से में मुझे कहे जा रही, मुझे जाने दो, किसी ने देखा गलत सोचेगा, तुम्हारे साथ जंगल में गलत बातें होंगी।
मैंने कहा जब तक मेरा काम नहीं होता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हो सकता है वो तुमसे डरती हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। हम 2 लोग होंगे तो उससे लड़ पाएंगे ना। अब चुड़ैल का मुकाबला किसी मर्द से होगा, चुड़ैल चिपक सकती है। कोई चुड़ैल किसी लड़की को चिपकी, ये तो मैंने कम ही सुना है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, ढोल, वरना ढोल बजाऊंगा, याद है ना, ढोल बजाऊंगा मैं। अब एक पेड़ के पीछे हम दोनों बैठे, इधर उधर झांक रहे, कब आएगी वो लड़की। फिर वो लड़की मुझसे पूछने लगी, तुम काफ़ी अजीब से हो, तुम्हारी भाषा भी काफ़ी अलग अलग सी लगती है, तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी अलग से हैं, आए कहाँ से हो, तुम अपने बारे में तो कुछ बताओ। अब तुम्हारे साथ बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, कुछ अपने बारे में बता दो तो अच्छा होगा। और जहाँ से तुम आए हो, जितने तुम सुंदर लगते हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कियाँ पड़ी होंगी काफ़ी ज़्यादा। तुम तो लड़कियों को ऐसे देखते होगे जैसे कोई छोटी सी चीज़ है। मैंने कहा मेरे पीछे लड़कियाँ, कोई मुझे पूछती तक नहीं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ कोई मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करती। अब मैं क्या करूँ, कपड़े इतने अच्छे हैं ही नहीं मेरे पास, मैं काफ़ी गरीब हूँ। फिर वो मुझे देखकर कहने लगी, हाँ कपड़े तो काफ़ी अजीब पहने, ये क्या कटे फटे से कपड़े और गोल गोल गर्दन में ये कैसा कुर्ता सा पहन रखा है। मैंने कहा टी शर्ट कहते हैं इसे, तुझे समझ में नहीं आएगी, छोड़। फिर मैं उसके बारे में जानने लगा। अब वो भी अपनी परेशानी बता रही थी, वो कितनी परेशान है, उसकी कुंडली में दोष है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए लड़के उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन उसे चाहिए कोई अच्छा लड़का। यहाँ गांव में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐब है, हर कोई शराब बहुत ज़्यादा पीता है। इस तरह हम एक दूसरे के बारे में बताते गए। मैं उसे ये नहीं बता रहा था कि मैं भविष्य से आया हूँ और मैं क्या करता हूँ, लेकिन वो बार बार सवाल कर रही। अंत में मुझे उस रात उसे बताना ही पड़ा। मैंने कहा, तुम जानती हो मैं कहाँ से आया हूँ और मैं इतने अजीब कपड़े पहने क्यों हूँ? उसने पूछा था, हाँ बताओ। मैंने उसे साफ बताया कैसे मैं एक मुसीबत में फंसा था। वो लाल कपड़ा, वो उस ढेर में गिर गया, उसके बाद उस चुड़ैल ने उठाया, कमर पर बांधा और वो गायब होकर यहाँ आ गई। उसके पीछे मैं भी यहाँ आ गया। अब भूत प्रेत किसी ऐसी शक्ति से जुड़े होते हैं जो उनके इस्तेमाल के लिए होते हैं। ये एक शाप होता है, वो बार बार उस समय से जुड़ जाते हैं जब वो घटना घटती है, इसीलिए वो अलग अलग समय पर नजर आती है और मैं उसके समय में घुस गया। शायद अभी कोई ऐसी घटना होगी जो वो बार बार इस समय से जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भविष्य से आया हूँ। ये सुनकर वो भी हैरान और वो मुझे सांत्वना देने लगी। अच्छा, तो तुम भविष्य से हो और भविष्य में भी तुम्हें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही? किस्मत तुम्हारी खराब ही है, लगता है तुम ऐसे ही लप्पू से हो। बहुत समय हम बैठे रहे, फिर वो जिद करने लगी मुझे घर जाना होगा। मैंने पूछा, तुम यहाँ जंगल में आती क्यों हो, मुझे ये सच सच बताओ। पहले तो वो बता नहीं रही, अंत में उसने बताना शुरू कर ही दिया। हमारे गांव में एक बाबा आया हुआ है। उस बाबा ने कहा है अगर मैं इस जंगल में 7 दिन तक जाऊंगी, एक खास गुफा के पास एक सफ़ेद रंग के कपड़े को रखूंगी, उस पर सिंदूर लगाती जाऊंगी, मुझे एक बहुत ही अच्छा पति मिलेगा जो मेरी किस्मत में होगा। अब 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन मुझे यहाँ पर और आना होगा, फिर मुझे एक अच्छा पति मिल जाएगा। मैं उसकी तरफ देख रहा था। अच्छा, तो वो इसलिए यहाँ पर आती है, मुझे लगा किसी आशिक से मिलने आती होगी। उसके बाद उसे जल्दबाजी थी वापस जाने की, तो हम वापस निकल पड़े। अब मैंने सोचा कल ढूंढेंगे, लेकिन क्या मेरा समय भी इसके साथ चला तो उसने मेरे परिवार को मार दिया होगा। अब मैं करूं तो करूं क्या। पूरी रात ऐसे गुजर गई। मैं उसे छोड़ आया था उसके गांव। दिन मैंने वहीं पर बिताया, मांग मांग कर। दोपहर का खाना वो खुद मुझे दे गई थी और वहाँ गांव में मुझे उसने कुछ लोगों से मिलवाया। उसने कहा, ये भाई साहब शहर से आए हुए हैं। इस तरह उसने मुझे कई लोगों के साथ और मिलवाया और मेरी दोस्ती उनसे हो गई। मैं उन्हें कह रहा था मैं शहर में रहता हूँ, वहाँ अंग्रेज़ों से निपटने के लिए हम बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए मुझे छिपकर यहाँ रहना पड़ता है। मैं आज़ादी के आंदोलन में काम कर रहा हूँ, लेकिन छिपकर। मेरी ये सुरक्षा आपको करनी होगी, मेरी बात किसी को मत बताना। गांव वाले सच में बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दे दिया। रात को फिर से मैं छिपकर पहुंचा उस जगह और उस लड़की को भी लेकर आ गया वहीं पर। वो मुंह ढककर मेरे साथ वहीं इंतज़ार कर रही थी और फिर से हम बातें करने लगे, एक दूसरे के बारे में जानने लगे। और मैंने उसे बता दिया मैं कोई भी बुरी आदत रखे हुए नहीं हूँ। यकीन कीजिए,
कभी भी किसी लड़की के पास बैठकर ऐसी बातें नहीं की थी। मुझे बहुत मुसीबत का एहसास तो हो रहा था, लेकिन उससे लगाव सा होने लगा था। उसकी बातें वो पुराने ज़माने की बातें सी किया करती थी, लेकिन मुझे अच्छी बहुत लगती थी। मैं सुनता रहता, उसका चेहरा देखता, उसकी आवाज़ें सुनता, और बीच बीच में वो मुझे टोकती, तुम आंखों की तरफ ज़्यादा देख रहे हो, मुंह घुमाओ मुंह घुमाओ। अब बातों बातों में उसने भी जाहिर करना शुरू कर दिया था कि काश तुम्हारे जैसा कोई लड़का मिल जाए। अब तुम तो इस समय के नहीं हो, तुम्हारे जैसा जिसको कोई बुरी आदत ना हो, कोई मिल जाए, उसकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अब कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो लड़की कहने लगी, आज उस बाबा ने ख़ास तौर पर कहा था, आज ख़ास दिन है, अमावस का दिन है, और मुझे सफ़ेद कपड़ा यहाँ बिछाना है, उसके ऊपर निशान लगाने हैं। आज का दिन बहुत ख़ास है, मुझे उस गुफ़ा के पास वो काम करने दो। मैंने कहा, तुम जा सकती हो, ठीक है, मैं यहाँ पर उस लड़की का इंतज़ार करूँगा, अगर तुम्हें दिखी तो तुम भी इशारा कर देना। उसने हामी भर दी। वो लड़की उस तरफ जा रही थी, मैं पीछे से देख रहा। अब साड़ी में उसकी कमर नज़र आ रही और मैं अपनी नज़रों को बार बार नीचे कर रहा। मुझे लगा अब ऐसा नहीं देखना है। ध्यान दिया मैंने, उसने आज जो कपड़े पहने हुए थे ना, बिल्कुल उस लड़की जैसे, जैसे वो प्रेतनी, वो चुड़ैल यहाँ घूमती है, यही कपड़े पहने तो वो घूमती है। अब उसकी कमर पर वो लाल कपड़ा होता है, बस इसमें और उसमें यही फ़र्क है। वो चलकर आगे की तरफ जा रही और इस चीज़ पर मैंने ध्यान दिया। फिर मैं उस लड़की का इंतज़ार करने लगा, उस प्रेतनी का। अब चुपचाप उसका पीछा करूँगा, पीछा करके वो गुफ़ा के कहीं करीब जाएगी, वो गोला बनाएगी और मैं अपनी दुनिया में, यहाँ इस दुनिया में ये लड़की। तभी मुझे दूर झाड़ियों में चलता हुआ एक आदमी दिखा। अब मैंने ध्यान दिया, ये एक बाबा था। अजीब से उसने कपड़े पहन रखे, हरे रंग का, भूरे रंग का झोला सा पहना हुआ उसने, और नीचे उसने अजीब सा पैजामा, कटा फटा सा, रंग बिरंगा सा, और वो छिपता छिपता एक तरफ जा रहा। मैं तो लड़की को देखना चाहता था, लेकिन अचानक मेरे मन में अजीब सा ख्याल आया, कहीं ये वो बाबा तो नहीं जो इस लड़की को कहता है जंगल में ये करना है और आज खास दिन है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ये जो भूतनी है, ये भूतनी कभी जिंदा भी होगी ना, किसी घटना के कारण बनी होगी। दिमाग घूमने लगा था और मुझे लगा मैं अपना ये काम तो फिर भी कर सकता हूँ, कहीं इस लड़की को कोई खतरा तो नहीं। मैं गुफा की तरफ जल्दी से जाने लगा। वो बाबा आगे की तरफ भाग कर जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। अचानक वो कहीं गायब सा हो गया, वो छिप गया, पता नहीं कहाँ। मैं जब उस गुफा के करीब पहुंचा था तब उस लड़की की चीख निकली थी। वो बाबा ने उसे पीछे से जकड़ लिया था। उसके बाद वो उसके कपड़ों पर हाथ डालने लगा। मैं समझ गया था यहाँ क्या हुआ होगा। इस समय क्या हुआ जो उस लड़की की आत्मा दिखने लगी थी। मैंने तब ध्यान दिया, पास के पेड़ में वो लड़की खड़ी रो रही, इशारा कर रही उस बाबा की तरफ। पीछे बना हुआ वो छेद, एक बार मुझे लगा था उस छेद में चला जाऊं अपनी दुनिया में। फिर उसकी कमर पर बंधा वो कपड़ा दिखा, हाथ में पकड़ा हुआ था, उसने मेरी तरफ इशारा कर रही। वो कहना चाहती थी कपड़ा लो, छेद में जाओ अपनी दुनिया में, लेकिन इस तरफ चिल्लाती हुई वो लड़की। मैं नहीं जानता इतिहास में बदल सकता था या नहीं, लेकिन मेरी आंखों के सामने कुछ बुरा हो रहा हो और मैं उसकी मदद ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही इतिहास बदले नहीं जाते, लेकिन मैं उसे इस तरह देख नहीं सकता। मैं पहुंचा वहां और वो बाबा बड़ा पत्थर उस लड़की के सर पर मारना चाहता था बेहोश करने के लिए। मैंने वही पत्थर उसके हाथ से पकड़ा और तभी वो पत्थर उसके सर से टकराया और वो बेहोश हो गया। नीचे रोती हुई वो लड़की। मैंने उसे हाथ दिया, उठने को कहा और अपनी वो फटी हुई शर्ट दे दी। कंधे से और कमर से उसका वो ब्लाउज़ थोड़ा फट गया था, वो उसे संभाले हुए थी। मेरी टी शर्ट उसने ऊपर ही पहन ली। मैंने हाथ जोड़ा और कहा, देखो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, मैंने तुम्हें बचाया है। उसने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, ये ढोंगी इसीलिए मुझे यहाँ भेजा करता था, मैंने इस पर भरोसा कर लिया। और उसने गले से इतनी ज़ोर से लगाया था, मैं जानता था वो मुझे पसंद करती है और यही उसकी ज़बान पर भी आ गया।
दूसरी तरफ धुंधली होती वो लड़की और उसकी कमर पर बंधा हुआ वो लाल कपड़ा। मैं देखता जा रहा था और इस लड़की ने मुझे गले से जैसे पीछे किया और कहने लगी, क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिल सकता। मेरी नज़र बार बार उस छेद की तरफ जाती जो छोटा हो रहा था, और मैं अब क्या करता। उसे पसंद तो मैं भी करने लगा था, लेकिन इस समय का मैं नहीं था। ये समय ही मेरा नहीं था। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैं उसे पसंद करता था, लेकिन उसके साथ रह नहीं सकता था। यकीनन दुनिया में हर किसी की मोहब्बत पर कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आती है। अब मेरे इश्क पर मुसीबत ही समय की थी। मैं क्या करता? आप बताइए, मैं क्या करता? मैंने उसको कह दिया, तुम्हारी किस्मत में शायद मैं नहीं हूँ। शायद समय हमें एक साथ नहीं रहने दे सकता। उसको अलविदा कहकर मैं अपने कदम पीछे हटाने लगा, और जैसे वो प्रेतनी जो इसका भविष्य थी वो धुंधली होती जा रही थी। हाथ में मेरे उसने वो लाल कपड़ा पकड़ा दिया और मैं उस छोटे से छेद में छलांग लगाकर उस अंधेरे जंगल में आ गया। अब चारों तरफ मैं देख रहा, क्या ये मेरा समय है? कहीं मैं वहीं तो नहीं फंस गया? मैं अब उस गुफा के पास गया। वो गुफा बदली बदली सी लग रही थी। अब मैं ऊपर की तरफ चढ़ने लगा और रास्ते में दिखा वो सिगरेट वाला प्रेत। उसे देखते ही बहुत खुशी हुई और उसे गले से लगाने के लिए मैं आगे बढ़ा। वो पास आते ही गायब हो गया। धुंधला सा था। उसने उम्मीद ही नहीं की थी कोई गले लगाने आएगा। वो गायब हो गया। शायद उसे भी शांति मिल गई। मैं ऊपर की तरफ भागा, घर की तरफ। मैं अपने घर जाना चाहता था। वो स्मगलर पता नहीं मेरे परिवार के साथ क्या करता। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ सो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कि मैंने उसे रात को जगा दिया। मेरे एक चमाट लगाई उसने, और मेरे पिता भी बुड़बुड़ा रहे थे। आज भी एक बोतल पीकर आए होंगे। मेरा भाई कुंभकर्ण, वो तो उठा तक नहीं। उस रात मैं वहीं पर सोया और सुबह सुबह वो बैग देने के लिए उस आदमी के पास गया। वो खुश था मेरी ईमानदारी से, लेकिन मैं उसके पास अब काम करना नहीं चाहता था। कोई और काम करूँगा, छोटा मोटा मिल जाएगा, लेकिन इतने खतरे में मैं नहीं रह सकता। मुझे क्या पता था ये इतना बड़ा स्मगलर है जो इतने गुंडे पाले हुए है। अब उससे छुटकारा पाकर ज़िंदगी फिर से साधारण हो गई। लेकिन अगर आप अपने इश्क से दूर हो जाएं तो मायूसी सी छाई रहती है। मैं नहीं जानता अपने घर वालों को छोड़कर मैं जा सकता था या नहीं। मैं ये जानता हूँ ये समय मेरा है, वो समय मेरा नहीं था। शायद वो आज जिंदा होगी या नहीं ये भी मुझे पता नहीं। लगभग वो घटना हुए अगर इतिहास के समय से देखें 70-75 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। समय बीतता गया, वो दर्द और गहरा होता गया। अगले 6 महीने में वो दर्द मुझे चुभने लगा था। मैं सोचने लगा था वो समय में कुछ बदलाव कर पाता, काश उसे अपने साथ ले आता। सोचता ही रहा मैं। और उस कॉलेज में जब वो खूबसूरत चेहरा दोबारा देखा था, मेरी उंगलियां कांपने लगी थी। वो इस कॉलेज में कैसे आ गई? उसका वो चमकता हुआ चेहरा, लेकिन उसकी वो शॉर्ट ड्रेस। मैं हैरान था, क्या सच में वो इतिहास से मेरे प्यार का पीछा करती हुई आ चुकी है? भागता हुआ उसके पास गया था मैं। उसे देखते ही मैं जैसे घूरने लगा था। मुस्कुराया था मैं थोड़ा सा हंसा था, और सामने से उसने कहा था, एक तो शाहरुख खान की कॉपी सब करने की कोशिश करते हैं। देख, अगर तूने कोई पिकअप लाइन मारी ना, ये चांटा घुमा कर मैं दूंगी। भाग जा यहाँ से। मैं एक तरफ हो गया और उसने मुझे जैसे पहचाना तक नहीं था। कौन थी वो? मैं जान ही नहीं पाया। अब वो कॉलेज में पढ़ने लगी थी और मैं हमेशा उसे देखता ही रहता, और इस चीज़ से वो चिढ़ने लगी थी। कई बार हमारी ही क्लास में जब मैं उसे घूर रहा होता वो चिढ़ जाती, और एक दिन उसने मुझे एक कोने में बुलाकर चमाट लगाकर कहा था, देखो मैं खूबसूरत हूँ, तुम्हारी औकात से बाहर की हूँ, तुम्हारे साथ कोई दाल नहीं गल सकती,
तुम पूरा दिन मुझे घूरते रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो निकलो, खिसको, देखो मत, मुझे चिढ़ चढ़ती है। मैंने उससे बस एक ही सवाल किया था, क्या तुम्हें मैं जाना पहचाना सा नहीं लगता? उसने कहा, हाँ लगते हो ना। वो जब मैं हिमाचल गई थी वहाँ एक बंदर देखा था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मुझे लगा था वो पीछा करेगा, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो इस तरह इंसान बनकर आ जाएगा। आसपास उसकी सहेलियां भी हंसने लगी थी और वो हंसती हंसती वहाँ से चली गई। मुझे लगा ये एक भ्रम है, उसकी जैसी दिखने वाली लड़की। मैं समझ रहा था ये वही है। कुछ दिनों बाद जब उसकी दादी उससे मिलने आई थी ना, उसने मुझे देखा और भागकर मेरे करीब आई। वो बूढ़ा शरीर, लेकिन वो मुस्कुराहट पहचानी पहचानी सी लग रही थी। मेरे करीब आकर वो कहती जा रही थी, तुम इस समय के हो? तुमने बताया ही नहीं। मैं उसे देखता रहा। तुम सच में, तुम अब भी जिंदा हो? मुझे नहीं पता था इतिहास में बदल पाऊंगा या नहीं। उसने वहाँ कॉलेज में मुझे गले से लगा लिया था, किसी को ये शक तक नहीं हुआ। उसने प्यार से गले से लगाया था। मैं उसका इश्क था, वो मेरी इश्क थी। भले ही उसकी उम्र 85 साल थी, एक बूढ़ी से प्यार मैं भी नहीं करना चाहता था। और उस कॉलेज के कैंपस में एक तरफ बैठकर हम बहुत देर तक बातें करते ही रहे थे। मैं जानना चाहता था आगे उसके साथ क्या हुआ, और उसने बताया कि वो मुझे बहुत समय याद करती रही थी। उसे लगा था मैं वापस आऊँगा। 7 सालों तक वो इंतज़ार करती रही, मैं वापस आया ही नहीं। मैंने कहा, मैंने भी कुछ महीने इंतज़ार ज़रूर किया है, और ये तुम्हारी पोती बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है। मुझे लगा था तुम वापस आ गई हो। वो भी हंसी, मैं भी हंसा। उसने बताया वो कैसे इसके दादा से मिली थी, उसके बाद उससे प्यार हो गया और शादी की। मुझे वो इस तरह भुला पाई थी, और मैंने कहा मैं तो अब तक भुला नहीं पाया हूँ। वो हंसी थी और कह रही थी, वैसे भी इसके दादा की मौत हो चुकी है, अब भी शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं बहुत समय इस बात से हंसता ही रहा था। फिर उसने कहा था, अब तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जवान हो, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली बहुत खुशी खुशी। अब तुम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जियो, भूल जाओ मुझे। अब वो समय निकल चुका है, तुम्हें अब भी कोई बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब मैं क्या कहता, उसे पसंद तो करता था, लेकिन एक 85 साल की बूढ़ी से शादी भी नहीं कर सकता था। हम बहुत समय बातें करते रहे। जब वो घर की तरफ जाने लगी तो वो लड़की खुद आकर मुझसे पूछ रही थी, मेरी दादी तुम्हें जानती है? मैं खुद नहीं जानती। वो किसी से भी हंसकर ऐसे बात नहीं करती। तुम्हारे साथ बड़ा खुश होकर हंसकर बात कर रही थी, कैसे? मैंने कहा, कुछ तो बात है मुझ में शाहरुख खान जैसी भी। लड़कियां मरती हैं मुझ पर। और इस लाइन ने उसे इम्प्रेस कर दिया था। वो मुस्कुरा कर गई थी। वो खुद सोच रही थी, आखिर मैंने उसकी दादी को इम्प्रेस कैसे कर दिया। अब ये बातें उसे बताई थोड़े ना जा सकती हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वो मेरे साथ आकर बैठने लगी, मुझसे बातें करने लगी। इसका कारण था उसकी दादी, जो खुद उसको कह रही थी कि इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिल नहीं सकता। काश उसकी जवानी में उसे मिला होता तो वो शादी कर लेती। इसीलिए अपनी दादी की बातें सुनकर वो मुझे पसंद करने लगी थी। पता नहीं कैसे, लेकिन कहते हैं कि भगवान जोड़ियां बना ही देता है। ये मेरी एक अजीब सी भूतिया प्रेम कहानी है, जो शायद बाकी सब से अलग है। आपको ये भूतिया प्रेम कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी रोमांटिक भूतिया हॉरर स्टोरी सुनना चाहेंगे तो ये भी बताएं। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता ही रहूँगा। और अगर आपका दिल इस चैनल की कहानियों से अभी नहीं भरा है तो आपको एक बात बताना चाहूँगा। मेरे 2 और चैनल्स भी हैं जिस पर मैं ऐसी भूतिया कहानियाँ सुनाता हूँ। डर एक एहसास और पुनीत भाई, एक पर आपको ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ मिलेंगी पॉडकास्ट वाली, और दूसरी पर मैं अपने चेहरे के साथ खुद काफ़ी अजीब और गरीब और अटपटी कहानियाँ सुनाता हूँ।
वो भी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। हर दिन का हॉरर डोज तीनों चैनल्स पर आता है, यानी एक एक करके तीनों चैनल्स पर एक एक कहानियाँ। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए डरती रहें।